नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है और ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है। इसके लिए शिक्षकों को 3 मॉड्यूल दिए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, सहज पुस्तिका आदि भी पहुंचाई गई है। अब शिक्षकों ने इनका कितना अध्ययन किया, ये देखने के लिए जगह जगह अलग अलग ब्लॉक में परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। हो सकता है कल आपके ब्लॉक में भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित की जाए। जनपद गौतम बुद्ध नगर में पिछले 9 तारीख को भी एक परीक्षा आयोजित की गई थी। अब दोबारा से जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा ब्लॉक में तीनों मॉड्यूल, प्रेरणा सूची और प्रेरणा लक्ष्य पर आधारित एक आकलन परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसमें 50 प्रश्न पूछे गए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे गए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, आप इस परीक्षा की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ को मैं पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा और उसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो के दौरान ही मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा, उसको देखकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। केवल पीडीएफ को डाउनलोड करना ही मकसद नहीं होना चाहिए, आप इन क्वेश्चनों को आसानी से समझ भी जाएं, तभी पीडीएफ को डाउनलोड करने का फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो ये हमारी प्रश्नावली नंबर 2 थी। पहली प्रश्नावली वहाँ 9 तारीख को ही, दूसरी की मुझे डेट नहीं मालूम किस डेट को हुई है। तो इसमें प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और तीनों हस्त पुस्तिकाओं पर आधारित प्रश्न पूछे गए। साथियों, अलग अलग ब्लॉक में परीक्षा आयोजित हो रही है, कल आपके ब्लॉक में भी हो सकती है। तो इसलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं प्रेरणा, मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी से संबंधित, उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप इन सबको देख लीजिए। और इसके साथ साथ हस्त पुस्तिकाएँ जो हमारी तीनों मॉड्यूल हैं, उन पर आधारित भी काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, आप उनको भी देख लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि जैसे ही स्कूल में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये इन सभी मॉड्यूल का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रेरणा तालिका में कितने विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखा जा सकता है? 25, 20, 40 और 30। तो साथियों, एक प्रेरणा तालिका में 30 बच्चों का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। 30 बच्चों के नाम आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका 4th ऑप्शन सही होगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ब्लॉक के कितने नामांकित विद्यालयों का मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाएगा? तो एक ब्लॉक के कम से कम 20 विद्यालयों का चयन किया जाएगा स्वतंत्र संस्था द्वारा, और तब उनका देखा जाएगा कि ये प्रेरक विद्यालय बना या नहीं बना। यानी उसमें देखा जाएगा कि इसके सभी बच्चों ने प्रेरणा लक्ष्य हासिल किया या नहीं किया। तो इसका आंसर आपका 20 होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जन पहल हस्त पुस्तिका की में जानकारी शामिल है। तो जो जन पहल हस्त पुस्तिका बनाई गई है वो आपकी विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के लिए बनाई गई है, उन्हें दी गई है। तो इसका आंसर विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में सही होगा। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। साथियों, मैं कोशिश करता हूं सभी प्रश्नों के सही जवाब देने की, लेकिन कभी कभी 1-2 प्रश्न गलत हो सकता है। तो ये मान के मत चलिए कि जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल 100% सही ही होगा। मैं कोशिश करता हूँ 99% तो सही होता है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही मॉड्यूल को पढ़ता हूँ। तो इसलिए जितना आपको पता है उससे उतना ही लगभग मुझे भी पता है। तो 1-2 प्रश्न गलत हो सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रेरणा तालिका को भरने के बाद किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? बीईओ द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा, एआरपी द्वारा या डाइट मेंटर्स द्वारा? तो जो प्रेरणा तालिका को भरेंगे तो उसके बाद उसको प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। तो इसका 2nd ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
प्रेरणा सूची के अंतर्गत कक्षा 5 की दक्षता में क्या शामिल है? बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने एक वीडियो बनाई है प्रेरणा सूची की कक्षा 1 की हिंदी और गणित की। इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा मैं पूरी 5 की 5 क्लास की प्रेरणा सूची की वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप वैसे तो याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विद्यालय में आपको बहुत काम होता है, ट्रेनिंग भी करनी होती है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है। तो मैं वीडियो के जरिए आपको प्रेरणा सूची की दक्षताओं के बारे में बता दूंगा, क्योंकि प्रेरणा सूची की दक्षता से संबंधित प्रश्न आपका अवश्य आता है अगर कोई परीक्षा होती है। तो यह है आपका प्रेरणा सूची के अंतर्गत कक्षा 5 की दक्षता में क्या शामिल है? घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, बच्चे शून्य की अवधारणा समझ पाते हैं, बच्चे 100 तक गिनती गिन पाते हैं, बच्चे रेल या बस या रेल की समय तालिका को पढ़ सकते हैं। तो कक्षा 5 की जो प्रेरणा सूची है उसमें दक्षता दी गई है, बच्चे बस या रेल की समय सारणी को पढ़ सकते हैं। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा तालिका किसको भरना है? शिक्षक को, एसएमसी को, खंड शिक्षा अधिकारी को या एआरपी को? तो जो प्रेरणा तालिका भरी जाएगी वो शिक्षक द्वारा भरी जाएगी, यानी जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को कहते हैं? प्राथमिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को या पूर्व माध्यमिक शिक्षा को? तो व्यक्तित्व निर्माण की जो आधारशिला होती है वो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण करेंगे बीईओ प्लस एसआरजी, एसआरजी प्लस एचएम, बीईओ प्लस एचएम, एआरपी प्लस एचएम? तो जो प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण करेंगे वो बीईओ प्लस एचएम करेंगे। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तीनों हस्त पुस्तिका का विकास किस समूह द्वारा किया जा रहा है? एनजीओ द्वारा, एआरपी समूह द्वारा, केंद्र गुणवत्ता समूह द्वारा या राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा? तो तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास जो है वो राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा किया गया है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन प्रपत्र किन किन कक्षाओं के लिए बनाया जाता है? एक कक्षा 1 से कक्षा 3, कक्षा 1 से कक्षा 8, कक्षा 3 से कक्षा 5 और कक्षा 1 से कक्षा 2। तो इसमें प्राथमिक स्तर पर जो आकलन प्रपत्र बनेंगे वे आपके कक्षा 3 से कक्षा 5 तक बनेंगे। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा तालिका की हिंदी और गणित की दक्षताओं में क्या समानता है? मैंने आपको बताया था, आज प्रेरणा तालिका की भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कक्षा 1 की। इसी तरह से मैं कक्षा 2, 3, 4, 5 सभी वीडियो बनाऊंगा, आप उनको देखते रहिए। दोनों में समानता क्या है? देखिए, दोनों की संख्या कक्षा 1 से 5 तक समान है। दूसरा, कक्षा 1 से कक्षा 3 में दोनों विषयों में 14-14 दक्षताएं और कक्षा 4 और कक्षा 5 में 16-16 दक्षताएं हैं। दोनों की संख्या हिंदी में समान और गणित में विषय में भिन्न है। उपरोक्त सारे कथन गलत हैं। तो साथियों, सबसे ज्यादा समानता क्या है दक्षताओं में? कक्षा 1, 2, 3 इनमें जो दक्षताएं दी गई हैं दोनों विषय में 14-14 दक्षताएं दी गई हैं, और कक्षा 4 और 5 में दोनों विषय में 16-16 दक्षताएं दी गई हैं। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन होगा। साथियों, इस परीक्षा में कुछ अलग ही हटकर प्रश्न पूछे गए, हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं थे लेकिन अलग हट के पूछे गए, इसलिए अच्छी लगी ये परीक्षा मुझे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई बच्चा निर्धारित दक्षता को प्राप्त नहीं कर पाता है, मान लीजिए कोई हमने कोशिश की लेकिन निर्धारित दक्षता को प्राप्त नहीं किया, तो उसके नाम के नीचे क्या लिखेंगे? पहला ऑप्शन, खाने को खाली छोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन, दक्षता प्राप्त नहीं कर पाती है लिखेंगे। तो छात्रा के कॉलम में सही का निशान लगाकर तारीख लिखेंगे, छात्रा के कॉलम में गलत का निशान लगाकर तारीख लिखेंगे। अगर दक्षता नहीं पाता तो उसके खाने को आप खाली छोड़ देंगे, जब तक कि वो दक्षता को प्राप्त ना कर पाए तब तक वो खाना खाली रहेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कौन सा कालांश ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के लिए निर्धारित है? प्रथम, द्वितीय, अंतिम या चतुर्थ? तो इसमें आपका प्रथम कालांश निर्धारित है, तो इसका आंसर प्रथम होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें तथा खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं।
यह दोनों किस कक्षा के अंतर्गत वर्णित हैं? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 1 और कक्षा 4। तो इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि मैंने आज ही कक्षा 1 की दक्षता की वीडियो बनाई है, आपने वो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उसको जरूर देखिए। ये कक्षा 1 की दक्षता है कि बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें और खुद के बारे में या साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात कर सकें। उसके बाद देखो, प्रेरणा सूची से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो इसलिए प्रेरणा सूची की वीडियो बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रेरणा तालिका को विद्यालय में कहाँ चस्पा करेंगे? प्रधान अध्यापक कक्ष में, कक्षा में, विद्यालय की बाहरी दीवार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रेरणा तालिका है उसको कक्षा कक्ष में चस्पा करनी है, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चों द्वारा अर्जित दक्षताओं का नियमित अंकन किया जाएगा SAT परीक्षा फल में, प्रेरणा सूची में, प्रेरणा तालिका में या वार्षिक परीक्षा फल में। तो बच्चों द्वारा जो अर्जित दक्षताएं हैं उनका नियमित अंकन आपको प्रेरणा तालिका में करना होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका, ये गलत लिखा गया मुझसे, प्रेरणा सूची मैंने गलत निशान लगा दिया, इसको आप सही कर लेना, ये आपका प्रेरणा तालिका होगा। तो प्रेरणा तालिका में इसका अंकन किया जाएगा, तो आप इसे सही कर लेना। वैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो फिर आप कहेंगे सर ने गलत बता रखा है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये प्रेरणा तालिका इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कक्षा 4 के भाषा विषय में क्या प्रेरणा लक्ष्य है? अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो कक्षा 4 का जो भाषा का लक्ष्य है वो आपका छोटा अनुच्छेद है, कक्षा 5 का बड़ा है और 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका की उपयोगिता किसके लिए है? छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, अकादमिक रिसोर्स पर्सन के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका है, ये शिक्षकों के उपयोग के लिए बनाई गई है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम का अध्ययन किया जाएगा, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक। तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम का जो अध्ययन होगा वो आपका त्रैमासिक होगा, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरक राज्य घोषित होने का सही क्रम है? सबसे पहले प्रेरक जनपद, फिर प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक मंडल, प्रेरक राज्य, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल और प्रेरक राज्य। तीसरा है प्रेरक विद्यालय, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल, प्रेरक राज्य, प्रेरक विद्यालय, प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक मंडल, प्रेरक राज्य। तो साथियों, जो प्रेरक राज्य घोषित होने का क्रम है, इसमें सबसे पहले एक ब्लॉक के 20 स्कूलों को देखा जाएगा कि क्या वहाँ के बच्चों ने प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। अगर 20 विद्यालय हमें मिल जाते हैं इस तरह के, जो आपकी थर्ड पार्टी होगी जो असेसमेंट करेगी, तो वो ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक बन जाएगा। उसके बाद जब सभी ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक बन जाएंगे एक जनपद के, तो वो जनपद प्रेरक जनपद बन जाएगा। और जब एक मंडल के सभी जनपद प्रेरक बन जाएंगे तो प्रेरक मंडल बन जाएगा, और जब सभी प्रेरक मंडल बन जाएंगे तो प्रेरक राज्य बन जाएगा। तो इसका यही क्रम होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन मेरे अनुसार सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकें, यह किस कक्षा की दक्षता है? देखो, मैंने बताया था प्रेरणा सूची से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो ये आपको पता होगा किस कक्षा की दक्षता है। आज ही हमने पढ़ा है कक्षा 1 गणित, कक्षा 2 गणित, कक्षा 3 गणित, कक्षा 4 गणित। तो ये आपकी कक्षा 1 गणित की दक्षता है कि बच्चे सीधी रेखा खींच लें, गोला बना लें, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना लें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अकादमिक रिसोर्स ग्रुप का गठन कितने स्तर पर किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो जो अकादमिक रिसोर्स ग्रुप है उसका गठन जो है 2 स्तर पर किया गया है, ARP और फिर SRG। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होंगे? तो जो प्राथमिक स्तर होगा उसमें आकलन प्रपत्र बनाएंगे, उसमें 15 प्रश्न देने होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रश्न होंगे
और प्राथमिक पे आपके 15 प्रश्न होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, घर की भाषा में अपनी सोच, विचारों और राय को मौखिक तौर पर व्यक्त करता या करती है तथा पत्रों व कथानक के बारे में प्रश्न पूछता या पूछती है, यह प्रेरणा सूची के अंतर्गत किस कक्षा की दक्षता है? कक्षा 1, कक्षा 4, कक्षा 3 या कक्षा 2? तो ये आपकी कक्षा 2 की दक्षता है। कल मैं कक्षा 2 की वीडियो आपको बना के बताऊंगा। जब मैं कक्षा 2 की वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, कक्षा 3 से कक्षा 5 के आकलन प्रपत्र में कितने वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? तो कक्षा 3 से कक्षा 5 के आकलन प्रपत्र में 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 प्रश्न आपके आत्मनिष्ठ होंगे। तो इसका आंसर फर्स्ट सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानसिक सक्रियता किसका संकेत है? तो जो मानसिक सक्रियता होती है वो सीखने का संकेत होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे की होती है मानसिक सक्रियता, तो सीखने का सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ईएलपीएस किस विषय पर गति आधारित शिक्षण सिद्धांत है? तो ईएलपीएस का जो सिद्धांत होता है वो हमारा गणित शिक्षण का होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाला है, क्या है बाला? बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन एक से लग रहे हैं। बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, बिल्डिंग एंड लर्निंग असेसमेंट, बिल्डिंग एंड लर्निंग एड, बिल्डिंग इन ए लर्निंग एड। तो इसका बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड ये आपका सही होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताओं को शामिल किया गया है? तो प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं हैं? देखो प्रश्न कुछ थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्योंकि इसमें बताया नहीं किस कक्षा की कितनी है। तो वैसे इसका आंसर यही होगा 14-16। कक्षा 1, 2, 3 की 14-14 दक्षताएं हैं और कक्षा 4, 5 की 16-16 दक्षताएं हैं। तो इसका आंसर 14-16 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सुश्री वंदना गुप्ता ने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के निर्माण में किस रूप में योगदान दिया है? चित्रांकन, संपादन, तकनीकी सहयोग या समन्वय? तो जो वंदना गुप्ता जी हैं, इन्होंने जो सहयोग दिया है वो चित्रांकन में दिया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी के दूसरे वादन में किस विषय पर चयन किया गया है? तो प्रथम वादन में तो आपकी भाषा होगी, दूसरे वादन में आपका गणित होगा। तो गणित इसका आंसर सही होगा। काफ़ी प्रश्न हो गए हैं, अब इसका पासवर्ड डिसाइड कर लेते हैं। कभी हम भूल जाएं पासवर्ड बताना और आप मुझसे कहें तो इसका पासवर्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि ये नोएडा में हुई है। तो सबसे पहले तो पासवर्ड में नोएडा लिख देते हैं, NOIDA नोएडा, और उसके बाद @super50 SUPER5050। तो ये पासवर्ड सही होगा, क्योंकि मैं पासवर्ड साथ साथ डिसाइड करता हूं और उसके बाद मैं भूल जाता हूं। तो मैं इसे लिख लेता हूं, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि मुझे पासवर्ड बता दीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं बता सकता। अगर मुझे भी इस PDF की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे भी वीडियो को देखना होगा और पासवर्ड पता करना होगा। तो इसका पासवर्ड होगा नोएडा, NOIDA नोएडा @super50 SUPER50, और सभी आपको स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है। ये ध्यान रखना है, कोई भी आपको कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना, कोई स्पेस नहीं देना। आपको नोएडा लिखना है, NOIDA नोएडा @super50 SUPER5050। अब आगे के आप प्रश्न पहले देख लीजिए, कभी अभी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल दो, वो तो आप मिल ही जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले प्रश्नों को पूरा कर लीजिए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय दक्षताएं हैं, मापन, संख्याबोध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक कक्षाओं में जो गणितीय दक्षताएं होती है संख्याबोध होती हैं, और इसके साथ साथ संख्याबोध भी गणितीय दक्षताओं के अंतर्गत आती है। तो इसका दोनों आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम को कहते हैं अधिगम संबंधी परिणाम, सीखने का प्रतिफल, अपेक्षित दक्षता प्राप्ति, उपरोक्त सभी।
तो लर्निंग आउटकम के ये तीनों नाम हैं। अधिगम संबंधी परिणाम भी लर्निंग आउटकम को ही कहेंगे, सीखने का प्रतिबल भी उसे ही कहेंगे, और अपेक्षित दक्षता प्राप्ति भी उसे ही कहेंगे। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन से प्राप्त फीडबैक उपयोगी है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो जो आकलन से प्राप्त फीडबैक होगा वो सभी के लिए उपयोगी होगा। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अधिगम पत्रिका क्या है? शिक्षक द्वारा अपने अनुभवों का संकलन, बच्चों द्वारा स्वयं मूल्यांकन प्रपत्र, एआरपी द्वारा दिया गया फीडबैक और विभाग द्वारा प्रदत्त पुस्तिका। तो जो आपकी अधिगम पत्रिका है ये आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में जो आपकी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दी गई है उसमें जे से दिया गया है, जनरल ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को प्रतिदिन लिखना होता है अपना कि उसने कितना सीखा, क्या उसकी समझ में आया या नहीं आया, एक डायरी बनानी होती है, उसे अधिगम पत्रिका कहते हैं। तो बच्चों द्वारा स्वयं मूल्यांकन प्रपत्र इसका आंसर सही होगा। उसके बाद आपका, गणित शिक्षण द्वारा कौन सा कौशल विकसित नहीं किया जा सकता? क्रमबद्धता, नियमितता, तर्क या लेखन? तो लेखन तो आपका हिंदी का होता है तो इसका लेखन ही सही होगा। क्रमबद्धता, नियमितता और तर्क तो गणित द्वारा होते हैं, तो इसका लेखन आपका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37, भाषा का यांत्रिक पहलू है समीक्षा करना, सोचना, लिपि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों भाषा के दो पहलू होते हैं, एक तो आपका भाव या चिंतनात्मक पहलू होता है जिसमें समीक्षा करना, सोचना ये सब आता है, और एक होता है यांत्रिक पहलू जिसमें लिपि, वर्तनी, शुद्धता, उच्चारण, सुलेख ये सब आपके यांत्रिक पहलू में आते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ध्यानाकर्षण शिविर की साप्ताहिक शिक्षण तकनीकी में समूह कार्य किस सप्ताह की कार्य योजना है? ये भी बहुत बार प्रश्न आ रहा है कि ध्यानाकर्षण की जो साप्ताहिक उसमें अलग अलग सप्ताह में अलग अलग शिक्षण तकनीक यूज करनी है, तो ये भी आपका कई बार आ चुका है। तो इसकी भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। समूह कार्य, जो समूह कार्य है वो षष्ठम सप्ताह में दिया गया है। तो नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 40, समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढांचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। कहा गया है आरटीई एक्ट 2009 में, कोठारी आयोग या एनसीएफ 2005 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये बात कही गई है ये एनसीएफ 2005 भी कही गई है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर आकलन प्रपत्र का पूर्णांक कितने अंक का होगा? 20, 45, 50, 15। 15 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 अंक का होगा, 15 थी 45, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो कक्षा 1 के लिए 5 शब्द, 5 गणित में 5 अंक होगी, संख्याएं हो जाएंगी। तो निर्धारित सूची में भाषा में 5 शब्द और गणित में 5 संख्याओं को पहचान लेते हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट कार्य प्रभावी शिक्षण की कौन सी तकनीक है? 4, 10, 16 या 18? तो जो प्रोजेक्ट कार्य है ये आपके आखिरी शिक्षण तकनीक दी गई है, यानी कि इसका आंसर 18 होगा, तो 18 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां हैं? 3, 4, 5 या 2? तो लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां होती हैं, केंद्रीय लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स और उप आउटकम्स। तो इसका 3 आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शामिल है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये तो होते हैं, सामान्य बच्चे, दिव्यांग बच्चे, उपरोक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा में तीनों शामिल आपके होते हैं, तो इसका उपरोक्त सभी आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 3 के गणित विषय में क्या प्रेरणा लक्ष्य है? तो गणित 3 की बात है तो वहाँ पर तो हासिल के शुरू हो जाते हैं, तो जोड़ और घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं, यही होगा कक्षा 3 का। भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये आपका कक्षा 5 का होगा। 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं, ये आपका 4 का होगा। और जोड़ और घटाना 1 अंक के 75% प्रश्नों को आपका कक्षा 2 का होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, लर्निंग आउटकम भाषा विकास के कितने बुनियादी पहलुओं पर आधारित हैं? तो जो लर्निंग आउटकम है वे भाषा विकास के 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित हैं, तो इसका आंसर आपका 4 सही होगा। उसके बाद सफलता ही सफलता को जन्म देती है,
यह उक्ति किस मॉड्यूल में लिखी गई है। ये प्रश्न भी आपका बहुत बार आता है। तो सफलता ही सफलता को जन्म देती है, ये आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिया गया है। ये भी आपकी जो आपकी वो है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, उसमें दिया गया है, यानी कि सक्सेस एस वर्ड से दिया गया है। तो ये आपका इसका 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आधारशिला में भाषा व गणित विषय के लर्निंग आउटकम की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। एक से अधिक उत्तर चुन सकते हैं। फोकल लर्निंग आउटकम भी है, नेस्टेड लर्निंग आउटकम भी है, अप या उप लर्निंग आउटकम होगा ये, और रोस्टेड तो मैंने नहीं पढ़ा। तो इसका उपरोक्त विकल्प 1, 2, 3 सही होगा मेरे अनुसार। तो इसका 4th 5th आंसर आपका सही होगा। और लास्ट प्रश्न है आपका, जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने की संभावनाएं छिपी रहती हैं, उसी प्रकार बच्चों में अनेक अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं जिनको शिक्षक कक्षा शिक्षण के माध्यम से निखारते हैं। ये कथन किसका है? तो इसमें आपको कथन लिखना है। तो ये कथन है रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव जो हमारी हैं, उनका कथन है। तो साथियों, इस तरह से 50 प्रश्न हुए। आप इनकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और इसके साथ साथ एक प्रश्न का मैंने जवाब गलत बताया था, वो गलत टिक हो गया था, उसमें प्रेरणा सूची की जगह आप प्रेरणा तालिका कर लेना। तो इसके साथ साथ मैंने इसका पासवर्ड बता दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर कल आपके ब्लॉक में इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित होती है तो आप टेंशन मत लीजिए। इनको अगर मैंने 50 से 60 वीडियो बनाई हुई हैं, आप उनको देख लेंगे तो आपका परीक्षा पास हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।